ज़िमनी इंतखाबात 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला जारी, और इस बीच जो बड़ा नतीजा इस वक्त सामने आया उनसे गेन जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है, और उसके हिसाब से PP32 गुजरात, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही और जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे, वो हार चुके हैं। और NA 119 के 280 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा भी हमारे सामने है, और यहाँ पर अली परवेज़ मुस्लिम लीग नून के 41,039 वोट लेकर आगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक 26,259 वोट लेकर पीछे। जबकि NA 119 का नतीजा इस वक्त हमने आपके सामने बताया, जहां पर अली परवेज़ 41,039 वोट लेकर आगे हैं, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक 26,259 वोट लेकर पीछे हैं। तो ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त, जो कि अली परवेज़ 41,039 वोट लेकर आगे, और नून लीग से उनका ताल्लुक है, उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक उनसे कहीं पीछे। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर PP 158 के 52 पुलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने है, जहां मोनिस इलाही 13,603 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के चौधरी नवाज 9,771 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कसूर के 132 NA 132 कसूर, जहां 116 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज इस वक्त हमारे सामने हैं, जहां नून लीग के कसूर मलिक रशीद खान जो है वो 57,213 वोट लेकर आगे, और उनके मद्दे मुकाबिल इस वक्त हुसैन डोगर साहब हैं, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, वो 30,603 वोट लेकर पीछे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हम बात कर रहे थे, जो कि 18,000 वोट ले सके, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PP32 गुजरात से मूसा इलाही, जो कि उन्हीं के फैमिली मेंबर हैं, वो 63,000 वोट लेके और एक बहुत बड़ी बड़े मार्जिन के साथ जो है उन्होंने बीट किया है जो अब तक के रिजल्ट्स हैं। इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अपने पैनल की तरफ चलेंगे। पहले जरा सलीम शेख, ब्यूरो चीफ लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, PP32 गुजरात और यहाँ से परवेज़ इलाही, बहुत बड़ा नाम गुजरात की सियासत का, पंजाब की सियासत का, और एक ऐसे वक्त में कि जब बहुत मुश्किलात हैं उनके लिए। और इससे पहले जो जनरल इलेक्शन है वहाँ पे हमने देखा कि जिस तरीके से उनकी पार्टी ने लीड किया था, गो के वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उनकी पार्टी आई थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो मार्जिन देखा जा रहा है। उन्होंने सिर्फ 18,000 वोट उनके हिस्से में आए, जबकि मूसा इलाही, उन्हीं के फैमिली मेंबर, काफ लीग से ताल्लुक है, 63,000 की लीड ली है। अब ये बताइए कि इस रिजल्ट का खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, उसके मुस्तकबिल और बिलखुसूस परवेज़ इलाही साहब के पॉलिटिकल कैरियर को किस तरह से देखा जाएगा इस ज़िमनी इलेक्शन को लेकर, उनके इस रिजल्ट को लेकर? इंतखाबात के अब तक के जो नताइज हैं उससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो PTI है वो कम से कम पूरे पंजाब में जो है वो उसका अब कोई सीट मिलने के इम्कानात मौजूद नहीं है। मासवाई एक जिसमें अभी जो मोनस इलाही लाहौर की सीट से थोड़े से नंबर से आगे हैं, लेकिन अभी नताइज उस तरह ओवरऑल नहीं आए हैं। लेकिन जो अगर आप देखें तो इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो आज का टर्न आउट था, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, कि उसने जो है वो लग रहा था कि जो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसका जो वोटर है वो बददिल हो गया है, और उसने शायद बाहर आने से जो है वो इसलिए इनकार कर दिया है कि अब उसको आने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अब जो इससे आने वाला जो सेटअप है उससे बज़ाहिर ये लगेगा कि अगर यही सूरत रही तो जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए जो आगे चलना जो है वो आसान हो जाएगा, और 5 साल के लिए जो है वो उसको आसानी पैदा होगी। क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट के हवाले से उन्होंने अगर कोई बज़ाहिर सीट ना ली तो फिर भी जो है असम्बली में उनकी उस तरह नहीं हो सकेगी, गो के पहले भी उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। अगर कोई 1-2 सीटें जीत जाएँ तो उससे लगेगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो है वो वजूद असम्बलियों में चला
गया है। लेकिन क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो पीटीआई का एक मर्जर है और पीटीआई को जो थोड़ा सा वो एज मिलना था, अब वो एज भी बज़ाहिर जो है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और उसके यानी जो पीटीआई को सलीम, नुकसान जो हैं जनरल वो इलेक्शन में बात की जा रही थी, वहां पर इलेक्शन से पहले जो अंदाजे किए जा रहे थे वो यही था कि अगर टर्नओवर ज़्यादा हुआ, वोटर निकला, तो वो यकीनी तौर से जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे और उनकी प्रेजेंस शो होगी, और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। लेकिन अब यहाँ पर टर्नओवर इंतहाई कम रहा तो वो बददिल हो गया, वो वोटर बाहर नहीं निकला। यहाँ पर पॉइंट ये कि हालात उस वक्त भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है, लेकिन वहां पर जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एक पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, जिस तरीके से मौसर तरीके से चलाई थी, इस मरतबा सोशल मीडिया पे खामोशी है। ज़िमनी इलेक्शन में इतना ज़्यादा मतलब फोकस किया जा सकता था, अगर किया करते तो ये एक एलिमेंट मिसिंग नहीं नजर आया यहाँ पर सोशल मीडिया पर। जी जी बिल्कुल मिसिंग भी है, ये एलिमेंट मिसिंग भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और एलिमेंट है, वो ये होता है कि कभी भी जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो हल्के के जो अवाम हैं उनके अंदर एक ये सोच पाई जाती है कि अब हम जो है उस उम्मीद, और यही वजह है कि हुकूमती उम्मीदवार कम टर्न आउट होने के बावजूद जो है वो इस वक्त आगे जा रहे हैं। अभी नताइज के ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जो बज़ाहिर जो सूरत नज़र आ रही है वो हुकूमती उम्मीदवार आगे जा रहे हैं। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं या फिर पीटीआई का जो वोटर है वो बददिल होने की वजह से निकला नहीं है, और सोशल मीडिया पर जो है वो कंपेन भी उस तरह नहीं चलाई गई। और दोनों फैक्टर हैं, और इन दोनों फैक्टर का जो है नुकसान आगे चलकर जो है वो पीटीआई को होगा। क्योंकि अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करें, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। सलीम, इसमें एक और ऐड करें कि आज अफजल मरवत साहब जो हैं वो कराची में कहा यह जा रहा है कि उनको इस वक्त लाहौर में होना चाहिए था, मार्का वहां पे था। तो पार्टी कायदीन की तरफ से वो जो एक सीरियसनेस और संजीदगी से इस इलेक्शन को लेना था, शायद वहां से भी मिसिंग है। जी बिल्कुल, देखिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वो पंजाब और उसके बाद लाहौर में हुए हैं। लाहौर के 4 सूबाई हल्के हैं और एक कौमी हल्का था। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा स्टेज जो है वो लाहौर में सजा हुआ था। तो लाहौर में ना सिर्फ शेर अफजल मरवत और दूसरे जो कायदीन हैं जिसमें गौहर खान है और दिगर जो लोग हैं उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था, और उनको जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ वहाँ जाकर जो है वो अपनी नुमाइंदगी करनी चाहिए थी। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये शायद कि या तो वो खुद नहीं आए या फिर उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी कि इसको इंतखाबात को इसी तरह खुला छोड़ दिया जाए और फिर जो ये फैसला जो है वो अवाम करे। लेकिन अवाम को मोटिवेट भी तो करना होता है ना। मोटिवेट जो है वो पीटीआई उस तरह नहीं कर सकी कि जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से अपने उम्मीदवारों को जिता सके। देखें, यही शहजाद फरूक हैं, इन्होंने मरीम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिए थे, और हालांकि उस वक्त कोई इस तरह कंपेन भी नहीं चल सकी थी और इनका जलसा भी कोई नहीं हुआ था। अब तो इन्होंने शहजाद फरूक ने एक जलसा भी किया है, और इस तरह इन पर पाबंदी भी उस तरह की कोई नहीं थी। अगर ये सोशल मीडिया पर शायद एक्टिव होते तो फिर ये अगर जीतने की पोजीशन में ना होते तो मुकाबले की पोजीशन में ज़रूर होते। लेकिन इस वक्त जो हमने अपने नाजरीन को अब तक के जो नताइज दिखाए हैं उससे तो ये बज़ाहिर मुकाबले में भी नज़र नहीं आ रहे। और इस तरह अगर आपने जिस तरह कसूर का अपने नाजरीन को बताया कि कसूर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो भी यही वजह है कि वहाँ पर भी जो है वोटर नहीं निकला। हालांकि कसूर में जो है वो पीटीआई ने एक जलसा किया था जिसको पीटीआई ये क्लेम करती है कि एक बड़ा जलसा था, और लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी। इजाज़त ना लेने की वजह से उनके जो कायदीन हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। लेकिन आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हसन आवान की तरफ भी जाएंगे। हसन, बताइए आप इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां पर क्या सूरत हाल है? रिजल्ट्स कंपाइल हुए, कुछ सामने आई हैं चीज़ें गैर हतमी गैर सरकारी, और वहां पर जो लोग हैं उनमें कुछ जोशो वलवला या इस टाइप की कोई चीज़ें जो हुस्न होता है, जो खासा होता है इलेक्शंस का, वो कुछ है कि नहीं है? देखिए जी, जो पहले हम देखते थे इलेक्शन में जो जमातों के जो लोग होते थे वो इकट्ठे होते थे, आरओ के दफ्तर के बाहर जो है वो हल्ला गुल्ला करते थे, शोर शराबा करते थे, और एक एक पोलिंग स्टेशन के नतीजे आने के बाद जो है वो शोर शराबा जो है हमें दिखाई देता था। अलबत्ता अब ऐसा कुछ नहीं। अब आपको हर तरफ जो है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, PP 154 और PP 158 में, वहाँ पर तमाम जो
पुलिस एहलकार है वही सिर्फ दिखाई देंगे। अलबत्ता यहाँ पर लोग जो है वो भी दिखाई नहीं देंगे अंदर आरओ के दफ्तर, क्योंकि पहले ही मीडिया को दाखिल नहीं होने दिया गया और ना ही जो जमात के लोग हैं उनको उनमें से किसी को अंदर जाने दिया गया। अलबत्ता खुद से ही जो है वो लोग जो जा रहे थे यहाँ पर उनसे जो है हमने गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हैं उनसे मसूल किया। अलबत्ता आरओ के दफ्तर के अंदर जो हमें दाखिल नहीं होने दिया गया। मीडिया को मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी कि आपने आरओ के अंदर दफ्तर के अंदर जो है वो बिल्कुल अंदर नहीं आना और ना ही आपका कोई पर्सन है वो अंदर आ सकेगा। अलबत्ता क्योंकि इन्होंने कार्ड जारी किए गए थे मीडिया को कि तमाम तर जो मीडिया है जो पोलिंग स्टेशन का जब वक्त ख़त्म होगा तो ये अंदर आ सकते हैं और तमाम तर जो सूरत हाल है उसको देख कर बाद में अपने नाजरीन के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। अलबत्ता हम 5 बजे के बाद इधर मौजूद हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है हमें ब्लाइंड करके रखा गया है मीडिया को और कोई भी नताइज जो है हमें बाकायदा तौर पर नहीं दिखाए गए आरओ की जानिब से। अलबत्ता अब एसीपी की जानिब से बाकायदा ये ग्रुप में मैसेज किया गया है कि आपको फॉर्म 45 जो नहीं फॉर्म 47 जो है आपको मसूल हो जाएगा, लिहाजा आपने ना आरओ के दफ्तर के अंदर आना है ना ही उसके बाहर खड़े होना है और लिहाजा आपको जो है वो मसूल हो जाएगा। अब इस तरह के नताइज जब सामने आएंगे तो किस तरह से कोई जो है वो यकीन करेगा कि ये शफाफ इलेक्शन जो है वो सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह बात की कि पहले जो है वो लोग आते थे यहाँ पर, हम देखते थे मुख्तलिफ जमातों के लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे होते थे, यहाँ पर हल्ला गुल्ला होता था, शोर शराबा होता था। एक एक पोलिंग स्टेशन के बाद जो है वो लोग जो है वो शोर करते हुए हमें दिखाई देते थे, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा है और यहाँ पर सिर्फ पुलिस के जवान ही आपको दिखाई देंगे और पुलिस अफसरान ही यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसके अलावा कोई जमात का कोई मेंबर जो है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर PP 158 से 92 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हमारे सामने आए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज 1704 वोट लेकर आगे हैं। इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोने सिलाई 12,099 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। चौधरी मोहम्मद नवाज को 50,028 वोटों की लीड जो है वो हासिल है। इसके साथ ही अगर PP 164 की बात करें इसमें क्योंकि 99 पोलिंग स्टेशन है उसके जो 84 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं वो जो है वो मसूल हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 164 में मुस्लिम लीग नून के राशिद मिनाज को 19,580 वोट लेकर एक बार फिर जरा मुझे आप ये बताइए, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले मोनी सिलाई जो वो 13,000 पे थे और उनके मध्य मुकाबिल चौधरी नवाज 9,671 पे थे। अब लेटेस्ट अपडेट आप हमें बता रहे हैं, जरा फिर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। PP 158 के 116 पोलिंग स्टेशन है जिनमें 62 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद नवाज जो है वो 17,004 वोट लेकर वो अब आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोने सिलाई 12,079 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इसी के साथ ही सुन ले कि चौधरी मोहम्मद नवाज को 50,028 वोटों की लीड हासिल है। अब इसी के साथ एक बड़ी लीड यहाँ पर आ गई है। जरा फरजाना भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं सलीम शेख की तरफ जाऊंगा दोबारा। सलीम शेख, ये बताइए कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही के हवाले से हम बात कर रहे थे, उनके पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से बात कर रहे थे और गुजरात ज़ाहिर है कि वहाँ पर चौधरी बरादरान की जो सियासत है वो जुड़ी हुई है गुजरात के साथ। एक लीड जो यहाँ पे देखी जा रही है वो बहुत बड़ी लीड है, 63,000 की जो है वो उनके मध्य मुकाबिल चौधरी परवेज इलाही के जो मध्य मुकाबिल हैं मूसा इलाही 63,000 और चौधरी परवेज इलाही 18,000। और अब जो इससे पहले मोनिस इलाही की बात की जा रही थी, मोनिस इलाही भी अब कहीं पीछे रह गए हैं। तो ये इस फैमिली की सियासत ज़रा बताइएगा कहाँ जा सकती है अब इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद? देखिए, अब फैमिली की सियासत तो बज़ाहिर बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो अगर आप आज के नताइज जो अब तक के आए हैं उसको भी देख रहे हैं तो PTI की सियासत भी जो है वो बज़ाहिर ख़त्म होती ही नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि पहले तो जो 2024 में आम इंतखाबात हुए थे उस वक़्त चलें फ़र्ज़ किया कि उनके पास ना कोई निशान था ना पार्टी थी, लेकिन उस वक़्त उन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई और उसके बाद जो है उन्होंने इतने वोट लिए कि उनकी असम्बली में नुमाइंदगी तो हो गई, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हुई। लेकिन अब उनके पास जो है वो एक पार्टी भी है, एक जैसा निशान भी है और सब कुछ होने के बावजूद अगर परवेज़ इलाही जो कि वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे हैं और उनका अपने कम से कम गुजरात में बहुत बड़ा नाम है, तो अगर गुजरात में वो इतने ज़्यादा मार्जिन के साथ हारेंगे तो इसका मतलब है कि गुजरात रखते हैं इस पॉइंट को। ब्यूरो चीफ
पेशावर पेशावर फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, जो बात की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटेजी जनरल इलेक्शन में थी, उन्होंने पूरी की पूरी ये जो लड़ाई है सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी थी और बहुत इफेक्टिव तरीके से लड़ी थी। इस मरतबा ज़िमनी इलेक्शन में ये एलिमेंट किस तरीके से मिस हुआ और इसको कितना आप समझती हैं कि सोशल मीडिया पे जो उनकी प्रेजेंस थी वो क्यों मुतासिर हुई, वो क्यों नहीं चली? तो बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ आपको पता है कि 4 ही सीटें थी, तो उसमें इतना बड़ा कोई मसला था नहीं। उनको लग रहा था कि बड़ी आसानी से, क्योंकि हुकूमत भी है और हम देख भी रहे हैं कि अगर बाजोड़ का मसला ना होता विद इन पार्टी तो बाजोड़ की दोनों सीटें भी उन्होंने जीत लेनी थी। लेकिन बहरहाल अभी भी हतमी नताइज तो नहीं आए हमारे सामने, अगरचे उनसे रूठा हुआ जो उनका उम्मीदवार है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार को एक टफ टाइम दिए हुआ है, लेकिन इसके बावजूद डेर इसमाइल खान में और कोहाट में वो लीड ले रहे हैं। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल सही है और उसकी वजह जो मुझे नजर आती है वो ये है कि देखें, आप पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि विद इन पार्टी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ग्रुप्स बन गए हैं। मैं आपको पख्तूनख्वा में भी बताऊं तो वाज़े तौर पर हमें 3 ग्रुप जो है वो नजर आते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा बयानबाजी भी करते हैं। पहले ये सारा कुछ पस मंजर में हो रहा था, पता तो सबको था कि खान साहब की जो सरपरस्ती है वो थोड़ी सी पस मंजर में गई है। जाहिर है वो जेल में है, पैगाम जो लोग लेके आते हैं उनसे मिलने के लिए जाते हैं। आप देखें तो अडियाला के गेट के ऊपर भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो एक ग्रुप एक आकर बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है, तीसरा कहता है मुझे ये पैगाम दिया। तो ये जो आपस की चपकलेश थी इसने पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा दरारें डाली हैं, जिसकी वजह से वो जो एक कमिटेड आपको वोटर नजर आता था, जैसे मैं बाजोड़ की बार बार मिसाल दे रही हूँ कि इतना कमिटेड वोटर था आपका और वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, जो वो हो सकता है कि आपकी शिकस्त की भी बाइस बन जाए, क्योंकि अगर जिनको आपने वो टिकट नहीं दिया और वो जीत जाते हैं तो ऐसे में फरजाना, ऐसे में जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो मौजूदा गवर्नमेंट जो सेटअप है इस वक्त विफाक में, ये मुझे बताइए कि इन नताइज को देखते हुए किस हद तक आप समझ रही हैं कि कंफर्टेबल हो जाएगा हुकूमत के लिए अगले 5 साल गुजारना, प्रोवाइडेड के मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त उनका मूड कुछ मुख्तलिफ है, वो इस वक्त एहतजाज की बात कर रहे हैं, वो अवामी तहरीक की बात कर रहे हैं, इस हुकूमत को वो लेजिटिमेट नहीं समझते। इस पे क्या कहेंगी? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपने मौलाना साहब का जिक्र किया तो मौलाना बिरादरान ने अभी डेर इसमाइल खान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और जिन्होंने उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि उन्होंने तो बाइकाट किया हुआ था जेजुआई ने, लेकिन उसके बावजूद हमने खास तौर पर मैं डेर इसमाइल खान की बात करूं तो वोट टर्नआउट जो है वो उनको लगता है कम आया है और हमें भी लोग बता रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं है। लेकिन बहरहाल मौलाना साहब की आपने बात की, मुझे यहाँ पे बैठे हुए लोग उनसे सवाल करते नजर आते हैं कि भाई जहां से आप हारे हैं, आपको मतलब आप देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई तहरीक इंसाफ के बाद दूसरी बड़ी पार्टी थी। अगर आपको माजी में बल्दियाती इलेक्शन को देख लें तो एक बल्दियाती इलेक्शन में तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को पिछाड़ के रख दिया था, दूसरे में फिर वो मुकाबले में आ गए थे। लेकिन उसके बावजूद फिर हमने देखा कि ये वाले जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुए उसमें एएनपी, जेयूआई, सारी मतलब जो जमातें थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे उसका इतना वो नहीं था, लेकिन बहरहाल जो उम्मीदें थी एएनपी से और जेयूआई से वो बिल्कुल ही खत्म हो गई और आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया और पहली दफा हम देख रहे हैं बहुत सारे सालों के बाद कि अपोजिशन जो है वो बहुत छोटे नंबर के साथ मौजूद है असेंबली में। लेकिन एक जाहिर है वो विमेन सीट का, रिजर्व सीट का जो एक मसला हुआ वो अगर अपोजिशन को मिल जाती हैं तो फिर इनका नंबर जो है वो 50 से ऊपर हो जाएगा, अदरवाइज तो बहुत कम नंबर है, इतना कम कि आप लेकिन इसके बावजूद इन तमाम चीजों के बावजूद मौलाना साहब जो हैं वो कराची में तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान में तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। हाँ, यही तो मैं आपसे कह रही थी, वो सवाल से थोड़ा सा उधर हो गई मैं। देखिए सवाल तो बुनियादी तौर पर यही है कि मौलाना फजल रहमान से हम भी सवाल पूछते हैं कि आप पशीन में खड़े होकर और वहां कराची में खड़े होकर क्यों जलसे कर रहे हैं? आप आए पख्तूनख्वा में आपकी हार हुई है, आप यहाँ पे जलसे करें, आपका मैंडेट यहाँ से चुराया गया है, अगर चुराया गया है आप कह रहे हो, लेकिन यहाँ अजीब सी बात है कि आप उसी पार्टी के साथ बैठने की बातें करते हो जिन्होंने आपका मैंडेट चुराया है, बकौल आपके। तो मैंडेट आपका किसने चुराया है? जीती तो तहरीक इंसाफ है।
आप उसे किसी भी, अब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें, आजाद चलें कहें, है तो इस पे और बात करेंगे क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं और जाहिर है कि इसके ऊपर उनका वर्डिक्ट, उनकी सोच जो है उसका हम सबको इंतजार है। एक बार फिर हसन आवान की तरफ चलेंगे। हसन, जो लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आए हैं शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले पीपी 158 के मैंने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने शेयर किए। अब पीपी 164 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। 99 पोलिंग स्टेशन है इनमें से और 84 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं वो अब तक सामने आ गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपी 164 में मुस्लिम लीग नून के राशिद मिनाज 19,580 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यूसुफ म्यो 14,992 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हल्का में नून लीग के उम्मीदवार को 45,088 वोटों की लीड अब भी इनको हासिल है। अगर पीपी 158 की बात करें, 164 की बात करें तो दोनों में अभी जो है मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत अभी भी जारी है। अगर इसी तरह वाले से अगर टर्नआउट की अगर बात करें तो वोटर इतना ज़्यादा बाहर निकला नहीं था। अलबत्ता हल्के के वोट जो है वो 1,43,454 थे, लेकिन अभी उतने वोटर से बाहर नहीं निकले जिस तरह हम पहले देखते थे कि लोग जो है वो लाइनों में लगकर वोट कास्ट करते हुए हमें दिखाई देते थे। अलबत्ता अब उस तरह से नहीं निकले क्योंकि एक तो संडे का रोज़ था, लाहौरिये जो है अपनी मर्जी से घरों से बाहर जो है वो 12 बजे के बाद ही निकले, जिसके बाद जो है वो 5 बजे पोलिंग स्टेशन का वक्त जब ख़त्म हुआ तब भी लोग जो है वो बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि हमें जो है वो कुछ वक्त दे दिया जाए। लेकिन तब जो है वो पोलिंग का वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था और उन्होंने कहा था कि जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकते हैं और जो बाहर हैं उनको अंदर आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद जो है वो हम देख रहे थे कुछ वक्त तक जमातों के जो लोग हैं वो हमें दिखाई दे रहे थे अपने जो फॉर्म मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म आते थे उनके बाहर जो हल्ला गुल्ला करते हुए दिखाई देते थे, शोर शराबा करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही 6 बजे का वक्त गुजरा उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पर पुलिस ही नजर आई। वाटर कैनल यहाँ पर मंगवा ली गए, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई और जो लोग थे उनको जो है वो हटा दिया गया यहाँ पर। अब सिर्फ मीडिया को जब, क्योंकि उसके बाद मीडिया ने कहा था कि हमें जो है वो आरओ के दफ्तर के अंदर जाने दिया क्योंकि वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर आरओ ने जो है स्क्रीन लगाई गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो भी कंबाइन होकर रिजल्ट सामने आते तो वो स्क्रीन पर ये हसन आप हमारे साथ ही मौजूद रहे, लेकिन उससे पहले जरा एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। फाइनल रिजल्ट इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी पीपी 139 शेखुपुरा से, जहां नून लीग के उम्मीदवार अफजाल हुसैन कामयाब करार पाए हैं और शेखुपुरा के तमाम 139 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज इस वक्त हमारे सामने हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अफजाल हुसैन जो हैं वो 46,585 वोट लेकर जीत गए हैं और उनके मध्य मुकाबिल इस वक्त SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एजाज भट्टी 29,833 वोट ले सके हैं। इस वक्त नाज़रीन को हमने अपडेट किया, नून लीग के अफजाल हुसैन 46,000 वोट लेकर कामयाब, जबकि उनके मध्य मुकाबिल एजाज भट्टी 29,000 के करीब वोट ले सके। जी सलीम शेख, आपकी तरफ आऊँगा। अभी थोड़ी देर पहले फरजाना से जो बात हो रही थी और उससे पहले आपने कहा कि अब आज के नताइज को देखकर हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में होगी, लेकिन मौलाना साहब का जो फैक्टर है वो भी पाकिस्तान की सियासत में बड़े मद्दोजज़र पैदा करता है। तो शिकस्त उनको KPK में हुई और जलसे जुलूस तहरीक की बात जो है वो कराची में और बलूचिस्तान में की जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये कुछ हुकूमत के ऊपर प्रेशर है बार्गेनिंग के हवाले से, ये क्या है, क्या पॉलिटिक्स है इस वक्त मौलाना साहब की? जी बिल्कुल, आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया है कि वो जो है ना प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं से कोई हिस्सा मिल जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि शायद वो समझती है कि कोई मौलाना साहब की इस वक्त पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो उन्हें किसी तरह ब्लैकमेल कर सकें। तो लिहाजा हुकूमत ने मौलाना साहब की तरफ देखने की बजाय जो है ना वो बिल्कुल आंखें बंद की हुई हैं कि ये भी अपना शौक पूरा करके देख लें कि हम जो है ना एहतजाज करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि हुकूमत समझती है कि अगर PTI उनके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करके कुछ नहीं कर सकी तो फिर मौलाना फजलुर रहमान क्या कर सकेंगे। लेकिन एक कोशिश हो सकती है कि अगर हुकूमत खुद चाहे कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाना है और उनको कुछ गिव एंड टेक करना है तो फिर शायद ये मामला तय हो जाए। बुरे वक्तों के साथ ही हुकूमत के सर।
हाँ जी बिल्कुल बुरे, मैंने यही बात की है कि अगर हुकूमत चाहे और उसमें से भी जो है ना वो दो बड़े लोग जो हैं वो चाहेंगे तो फिर कुछ होगा। उसमें एक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और दूसरे जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब हैं। अगर अगर ये दो चाहेंगे कि भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने अपने साथ मिलाना है, ये हमारे साथी थे, तो फिर जो है उनको बिठाया जाएगा और फिर उनका कोई मामला शायद जो है वो हल हो जाए। क्योंकि उनका शायद एक बड़ा मुतालबा तो ये होगा कि उनको गवर्नर जो है वो KP के जो है वो दे दिया जाए और उसके साथ जो है वो किसी कमेटी की जो सरबराही जो है उनको दे दी जाए। लेकिन बात यह है कि सबको मालूम है कि लोग समझते हैं कि एहतजाज करें और अपनी पावर दिखाएं और पावर दिखाने के बाद जो है वो फिर कुछ मिलता चलें है। जी, हो सकता है फरजाना हुकूमत ने फरजाना थोड़ी सी आपकी थॉट का जवाब आ गया, जो आप सवाल ढूंढना चाह रही थी जवाब आ गया इस वक्त, क्या कहिएगा? सलीम शेख साहब ने भी बताया, आपने खुद भी बता दिया कि जाहिर है उनका मेन मकसद जो है वो तो सबको साफ नजर आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की आवाम क्या अभी भी इन चीज़ों को नहीं समझते, या आप समझती हैं कि इतनी सियासी बालिदगी सियासी जमातों में और अवाम में और जो कॉर्नर्स हैं इख्तिदार के और ताकतों के उन सब के अंदर है, वो ये सेंस कर रहे हैं चीज़? क्यों नहीं कर रहे जी, सब कर रहे हैं। अब तो बात जो है वो इतनी आम हो गई है और खुसूसन सोशल मीडिया ने लोगों को इतना इंफॉर्मेटिव कर दिया है, उनको बर वक्त चीज़ें जो हैं वो चूंकि मिल रही हैं, शऊर दे दिया है। और ख़ासतौर पर अगर हम ये देखें कि वो चीज़ों को बहुत समझने लग गए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको जाहिर है इस वक्त स्क्रीन पर हमें कहने में जाहिर है इजाज़त नहीं होती, लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं तो पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर कुछ ऐसी तब्दीलियां भी आई हैं जो हम बड़े हैरान हैं कि पहले जो लोग विस्परिंग भी नहीं कर सकते थे वो सरेआम अब थड़ों पे बैठ के वो डिस्कशनें होती हैं। तो उनको पता है कि कौन सा पॉलिटिशियन, कौन सा मुक्तदर हल्के, ये सारे किस तरह की प्लानिंग हो रही है, कौन क्या चाह रहा है, आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि ये देखें ना, पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान, आप मुजीब से भी अगर किसी वक्त पूछ लें तो आपको पता चलेगा कि चूंकि हम मुसलसल 4 दिहाइयों से वो कह रहे हैं ना कि रगड़ा हमें मिल रहा है, तो उससे तो एक नई नस्ल आ गई है, उसको सारी चीजों का पता है। और फिर ये जो सियासतदान है, जब मैं आपको ये भी बताऊं कि 8 फरवरी के बाद रिजल्ट जब आया और हुकूमतें बनना शुरू हुई तो पख्तूनख्वा में जिन पार्टियों को पीछे धकेला गया, जिसमें से जाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी JUIT में कह चुकी हूँ कि एक बहुत बड़ी पार्टी थी, फिर ANP की पार्टी है, उनको जो पीछे धकेला गया तो वो तो सारे लोगों को नजर आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये अब नई बात मेरा ख्याल में। चलें एक बार फिर जरा नुमाइंदा लाहौर हसन आवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और मेरे ख्याल से रिजल्ट्स उनके पास हैं। जी हसन, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोलिंग का वक्त जैसे ख़त्म हुआ तो फिर लोगों की उस तरह से तादाद सामने आई जैसे पहले देखने को आ रहा था। लोग सोच रहे थे कि पहले जो है वो सामने आए, लेकिन अभी की सूरत हाल यही है कि तमाम जो ROs का अब दफ्तर है वहाँ पर अभी रिजल्ट जो है वो कंपाइल हो रहा है। उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा है कि कुछ देर तक जो है आपको बाकी के रिजल्ट के बारे में पोलिंग स्टेशन मेरे साथ ही रहिएगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं नाज़रीन को एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक और खबर, और ये कंबर शहदाद कोट से यानी 196 के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमारे सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो 88,850 वोट लेकर कामयाब हुए और उनके मध्य मुकाबिल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद अली 2,696 वोट हासिल कर सके। कंबर शहदाद कोट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़े मार्जिन के साथ 88,850 वोट उन्होंने हासिल किए, सिक्योर की अपनी पोजीशन को, और उनके मध्य मुकाबिल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद अली 2,696 वोट हासिल कर सके। सलीम शेख, आपकी तरफ आता हूँ। अब जब सूरत हाल इस तरह की थी, जब बाई इलेक्शंस जो हैं वो इतने कंफर्टेबल कहे जा रहे थे या कयास किया जा रहा था कि हुकूमत निकाल लेगी, तो ऐसे में एक बुनियादी सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो बड़े बड़े खिलाड़ी, जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक शामिल हैं, जो जनरल इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके थे। बहुत अच्छा मौका था बाई इलेक्शंस के अंदर हुकूमत या नून लीग जो है उनको अकोमोडेट करती और उनको भी इस असेंबली का और पार्लियामेंट का हिस्सा बनाती।
ये पॉइंट कितना डिस्कस किया जा रहा है कि इस वक्त अगर इतनी पक्की पोजीशन थी तो क्यों ये रिस्क नहीं लिया गया, क्यों उनको मौका नहीं दिया गया? जी देखिए, इलेक्शन में कभी भी कोई पक्की पोजीशन नहीं होती। ये तो उस वक्त क्लियर होता है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं और जब इलेक्शन के नतीजे आते हैं तो उस वक्त जाके क्लियर होता है कि कौन पक्का है और कौन चले कच्चा है। चांस तो लिया जा सकता था, एक चांस तो लिया जा सकता था कि नहीं? हाँ जी, चांस लिया जा सकता था, चांस लिया जा सकता था। और ये भी कोई बाइद नहीं है कि जिनके दो के नाम आपने लिए उनको ऑफर भी की गई हो, लेकिन उनमें से जो दोनों हैं उनकी तरफ से जो है वो फिलहाल सियासत में जो है यानी हुकूमती सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया गया है। राना सनाउल्लाह से हमारी खुद भी मुलाकात हुई थी और उनसे काफ़ी देर गुफ्तगू भी हुई है और उनका ये कहना था कि अगर वो इलेक्शन हार गए तो फिर उन्हें 5 साल इंतज़ार करना चाहिए और 5 साल बाद जो है वो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उनका ये भी मौक़िफ़ है कि वो अपने हलके की आवाम के पास ही दोबारा जाएंगे। ये नहीं है कि अगर कोई सीट जो है वो छोड़ दी गई है तो वहां से जाकर यानी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और जैसे आप एक पॉलिटिकल वर्कर की जो सोच है उसको जरूर इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन जारी है, हमारे ब्यूरो चीफ्स और हमारे नुमाइंदे भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।